Hello friends, I am Anu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. Friends, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। लेकिन फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, एडोलसेंस किसे कहते हैं, प्यूबर्टी का क्या मतलब होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं और जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करने में कौन कौन से हार्मोन्स का रोल होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनकी पोजीशन कहाँ पर है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं उनकी लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा होता है। फिर हम देखेंगे कि एक बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से किया जाता है, कैसे उसका सेक्स डिटरमाइन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो एडोलसेंट्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होती हैं। फिर हम पर्सनल हाइजीन के ऊपर बात करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि ड्रग्स एंड अल्कोहल्स को नो कहना कितना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि एड्स किसे कहते हैं, एड्स के कारण क्या हैं और कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, इन्फेंसी जो है, जब बच्चे का बर्थ होता है ना, बर्थ से लेके 2 इयर्स तक का जो टाइम पीरियड है, यानी जब उसका बर्थ हुआ और जब वो 2 साल का हुआ, तो ये जो बीच का पूरा टाइम पीरियड है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंसी। ये वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चे की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। वो बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, सॉलिड फूड को खाना सीखता है। इसके अलावा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखता है और जो उसके आसपास लोग होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करता है। तो ये होता है बर्थ से लेके 2 इयर्स तक का टाइम पीरियड। राइट, और फ्रेंड्स, जो चाइल्डहुड होता है ये वो स्टेज होती है जब बच्चा 2 से 12 साल तक की टाइम पीरियड में होता है। यानी जो उसकी एज है वो 2 साल से 12 साल के बीच में होगी, तो ये पूरा टाइम पीरियड कहलाता है चाइल्डहुड। राइट फ्रेंड्स, इस फेज में, यानी ये जो चाइल्डहुड का फेज है, इसमें बच्चे की ग्रोथ होती है, यानी कि उसका साइज बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है और एक पर्टिकुलर पेस से, यानी एक गति से बढ़ता है। वो इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं, इमोशनली और सोशली भी वो ग्रो करते हैं, यानी वो सोचना समझना सीखते हैं कि किसी भी चीज के होने के पीछे का कारण क्या है। वो अटैच होना स्टार्ट करते हैं, वो सोशली सबके साथ घुलना मिलना स्टार्ट करते हैं। ये वो टाइम पीरियड है। इसके अलावा ये वो टाइम पीरियड भी है जब बच्चे स्कूल जाते हैं स्टडीज करने के लिए और थोड़े थोड़े वो इंडिपेंडेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी अपनी डेली रूटीन की जो जॉब्स होती हैं उनको खुद परफॉर्म करना स्टार्ट, जैसे खुद यूनिफॉर्म पहनना, शूज पहनना, अपने आप को कैरी करना। ये सब जो है ये थोड़ा इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे इस टाइम पे। तो वो जो फेज है उस फेज को हम बोलते हैं चाइल्डहुड। राइट, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड में डिफरेंस क्या है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही एडोलसेंस के ऊपर है। तो हमें इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, ये वो पीरियड है लाइफ का जब बच्चे की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। तो वो जो टाइम पीरियड है उसको एडोलसेंस कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड में ट्रांजिशन का जो पीरियड है उसी को एडोलसेंस कहा जाता है। जब बच्चा एडल्ट बनने के फेज में एंट्री कर रहा होता है तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड है उसी को एडोलसेंस कहा जाता है। राइट, तो फ्रेंड्स, नॉर्मली एडोलसेंस का जो टाइम पीरियड है ये 11 साल की एज से स्टार्ट होता है और लगभग 18 से 19 साल तक की एज में ये खत्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम जो एज है वो एडोलसेंस की वो लगभग 11 साल के आसपास है और जो मैक्सिमम जो एज है वो है 19 ईयर्स अप्रोक्स। राइट, तो फ्रेंड्स, ये जो एडोलसेंस का टाइम पीरियड है इसमें वो टीन पीरियड को कवर करते हैं, इसीलिए उनको टीनेजर्स कहा जाता है। तो आपने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी कि टीनेजर्स जो हैं वो इस तरीके की चीजें करते हैं, वो ये चीज सीखते हैं। तो टीनेजर्स का मतलब ही ये है, क्योंकि एडोलसेंस का जो टाइम पीरियड है वो टीन्स पीरियड कहलाता है और यहीं से ये शब्द बनाए हैं टीनेजर। राइट, लेकिन फ्रेंड्स, ये जो एडोलसेंस का टाइम पीरियड है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि ये जो एडोलसेंस का टाइम पीरियड है ये बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स के अंदर 1-2 साल पहले ही आ जाता है, यानी कि गर्ल्स 10-11 के अप्रॉक्स एडोलसेंस की एज में एंट्री कर चुकी होती हैं, जबकि बॉयज जो हैं
वो 13 टू 14 ईयर्स के आसपास एडोलसेंस में आते हैं, राइट। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एडोलसेंस का मतलब क्या है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे प्यूबर्टी की। तो फ्रेंड्स प्यूबर्टी कौन सा टाइम पीरियड है? ये वो एज है जिसमें बच्चों के अंदर, बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर सेक्स हार्मोन्स और गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पे बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं वो सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं और इसी एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें एडोलसेंस के टाइम पीरियड में, यानी वो जो फेज होता है 11 टू 19 ईयर्स का, उस दौरान ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे कि हाइट का बढ़ना, आवाज का चेंज होना, फेशियल हेयर की ग्रोथ, यानी इस तरीके के चेंजेस बहुत सारे आए होते हैं। तो ये जो मार्किंग है, यानी जो चेंजेस हैं, इसी की स्टार्टिंग को हम प्यूबर्टी कहते हैं, राइट। और फ्रेंड्स ये जो टाइम पीरियड है ये भी बॉयज एंड गर्ल्स में अलग अलग होता है। जैसे एडोलसेंस का टाइम पीरियड है ना, जैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि गर्ल्स में वो पहले शुरू हो जाता है और बॉयज में वो बाद में स्टार्ट होता है। कुछ प्यूबर्टी का भी यही है कि जो बॉयज हैं उनकी प्यूबर्टी की एज अप्रोक्स 14 टू 15 ईयर्स होती है, जबकि जो गर्ल्स हैं वो प्यूबर्टी की एज में 11 टू 12 ईयर्स में ही पहुंच जाती हैं, राइट। तो गर्ल्स में एडोलसेंस और प्यूबर्टी का जो फेज है वो जल्दी स्टार्ट होता है इन कंपैरिजन टू बॉयज, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी में डिफरेंस क्या है, राइट। अब हम बात करते हैं चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर गर्ल्स एंड बॉयज में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज है वो है हाइट में इंक्रीज होना। तो फ्रेंड्स ये वो टाइम पीरियड है जब गर्ल्स और बॉयज दोनों के अंदर उनकी हाइट में सडन इंक्रीज होता है, राइट। यानी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही प्यूबर्टी की एज में लंबे होने लगते हैं, उनकी हाइट बढ़ने लगती है। और हाइट बढ़ने के पीछे का रीजन क्या होता है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनकी आर्म्स और लेग्स की जो बोन्स है उनकी लेंथ इंक्रीज होने लगती है, इस वजह से उनकी हाइट भी सडन ही इंक्रीज होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स हाइट जो है कई बार पेरेंट्स के जीन्स पर भी डिपेंड करती है कि बच्चों ने पेरेंट्स से कौन से जीन्स इनहेरिट किए हैं। यानी किसी के पेरेंट्स अगर लंबे हैं तो कई बार बच्चे भी लंबे होते हैं, पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट है तो बच्चों की भी हाइट शॉर्ट होती है। तो हाइट जो है वो जीन्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, राइट। अगर हम लोग नेक्स्ट चेंज की बात करें वो है चेंजेस इन बॉडी शेप। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा गर्ल्स एंड बॉयज की बॉडी शेप में काफी सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के अंदर उनका पेल्विक रीजन और हिप एरिया जो है वो ब्रॉडर और वाइड होने लगता है। इसके अलावा जो गर्ल्स का हिप एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट होने लगता है। और अगर हम लोग बॉयज की बात करें तो बॉयज के शोल्डर्स ब्रॉडन होने लगते हैं, यानी चौड़े होने लगते हैं, उनकी मसल्स ग्रो होने लगती हैं, जबकि गर्ल्स के शोल्डर्स और मसल्स जो हैं इतने ब्रॉडन और ग्रो नहीं होते, राइट। तो ये एक डिफरेंस है उनकी बॉडी शेप में। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो है चेंज इन वॉइस। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा गर्ल्स और बॉयज दोनों की ही आवाज में, दोनों की ही वॉइस में काफी ज्यादा चेंज होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं उनका लिरिक्स बहुत ही कम विजिबल होता है, यानी बहुत ही स्मॉल साइज का उनका लिरिक्स होता है। और नॉर्मली जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो हाई पिच वॉइस होती है, यानी बहुत ज्यादा पतली सी उनकी आवाज हो जाती है। और अगर हम लोग बॉयज की बात करें तो प्यूबर्टी के टाइम पर जो बॉयज हैं उनका लिरिक्स जो है वो ग्रो होने लगता है और बॉयज का जो लिरिक्स होता है वो गर्ल्स के कंपैरिजन में लार्जर होता है। ये जो वॉइस बॉक्स है ना, आप बॉयज के अंदर इजीली देख सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा जो बॉयज होते हैं उनका जो थ्रॉट होता है वो थ्रॉट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, ये जो पोर्शन होता है ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। और इसी की वजह से उनकी आवाज जो है बहुत ज्यादा डीप हो जाती है और बहुत भारी सी उनकी आवाज हो जाती है, राइट। तो फ्रेंड्स आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि जो बच्चे प्यूबर्टी में हैं या फिर जो एडोलसेंस के फेज में एंटर कर चुके हैं उसमें गर्ल्स की आवाज और बॉयज की आवाज में काफी सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग और चेंजेस की बात करें तो वो है स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है। स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से काफी ज्यादा स्वेट रिलीज होने लगता है। तो आपने देखा होगा कि जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं उनके अंडर आर्म्स या प्यूबिक एरिया जो होते हैं काफी ज्यादा स्वेट रिलीज होने लगता है, राइट। और इसके अलावा आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनके ऑयल ग्लैंड्स भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ऑयल ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं।
तो इसी वजह से यानी फेस के ऊपर काफी ज्यादा जो नोज नोज एरिया होता है, नोज एरिया के आसपास काफी ज्यादा ऑयल रिलीज होने लगता है, और ये बहुत बड़ा कारण बनता है बच्चों में पिंपल्स और एक्ने का। तो आपने देखा होगा जो बच्चे एडोलेसेंस में हैं उनके फेस पर काफी ज्यादा एक्ने और पिंपल आने लगते हैं। उसके पीछे का रीजन ही ये है क्योंकि उनके सेबेशियस ग्लैंड्स जो है वो काफी एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि फेस को ज्यादा ज्यादा क्लीन किया जाए और हेल्दी डाइट ली जाए, राइट। तो ये हेल्दी डाइट लेना और लगातार फेस को क्लीन करना, इससे बहुत हद तक एक्ने और पिंपल से बचा जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट चेंज है वो ये है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं उनके सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप होने लगते हैं। जैसे कि जो गर्ल्स हैं उनके अंदर ओवरी एनलार्ज होने लगती है। हमने ओवरी देखा था लास्ट चैप्टर में कि ओवरी की लोकेशन कहाँ होती है गर्ल्स के अंदर। तो ओवरी एनलार्ज होने लगती है और उसमें एग्स जो हैं वो मेच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ओवरी मेच्योर्ड एग्स को रिलीज करना शुरू कर देती है और हर महीने एक एग जो है वो रिलीज होने लगता है। और अगर हम लोग बॉयज की बात करें तो जो मेल के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे टेस्टिस, पेनिस, ये सारे के सारे कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। और जो टेस्टिस है उसमें से स्पर्म्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, यानी ये वो टाइम पीरियड है जब टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होने लगते हैं और गर्ल्स में एवरी मंथ एक एग मैच्योर होने लगता है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें हार्मोन्स की प्रोडक्शन की, तो इस टाइम पर बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज होने लगते हैं। जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम पर टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो सेक्स हार्मोन्स रिलीज करने लगती हैं। इसके अलावा जो टेस्टिस है वो मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये रिलीज करने लगती है। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो भी इसी टाइम पर प्रोड्यूस होने लगता है, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो हॉर्मोन्स हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो फिलहाल के लिए आप ये याद रखेंगे कि जो टेस्टिस है वो कौन सा मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करती है, वो है टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल की ओवरी है वो फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करने लगती है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो फ्रेंड्स एक चेंज ये आता है कि जो बच्चे होते हैं वो मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मेच्योरिटी को रीच करने लगते हैं, यानी वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो मेंटली यानी दिमागी रूप से चीजों को सोचने लगते हैं। इमोशनल मेच्योरिटी उनके अंदर आ जाती है, इंटेलेक्चुअली वो मेच्योर होने लगते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स एडोलसेंस की जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वो पीरियड है जिस टाइम पर पर्सन की वे ऑफ थिंकिंग जो है वो चेंज होने लगती है। यानी जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से चीजों को सोचने और समझने लगते हैं, वो हर चीज के ऊपर थिंक करने लगते हैं, उनका हर चीज को देखने का नजरिया बदलने लगता है, राइट। वो ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं कि मैं इस तरीके से अच्छा दिख सकता हूँ या दिख सकती हूँ, मुझे इस तरीके का ड्रेसअप करना चाहिए, यानी वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर मैं ऐसे बोलूंगा या बोलूंगी तो क्या असर पड़ेगा। तो यानी हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं वो। इनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होने लगता है और वो बहुत सारा टाइम अपना किसमें स्पेंड करने लगते हैं, थिंकिंग में, प्लान करने में, किसी चीज को एनालाइज करने में, इवेल्युएट करने में। इसके अलावा अपने व्यूज को रखना, एक्सचेंज करना, अपने आइडियाज को दूसरे के साथ शेयर करना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस फेज में आने लगती हैं। और ये वो टाइम पीरियड होता है जब उनको फ्रेंड्स की कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगती है। और ये वो टाइम पीरियड भी है जब वो दूसरे जेंडर की तरफ यानी ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बोलते हैं ना कि जैसे आज के टाइम पर हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कि रियल लव है, प्योर लव है, वो सब कुछ नहीं है। वो एडोलसेंस के टाइम पर जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं उसकी वजह से ये सब बॉडी के अंदर ये सब चीजें हो रही होती हैं। और जिसको हम लोग लव समझते हैं और पता नहीं क्या क्या हम लोग बोलने लगते हैं, वो एक्चुअल में अट्रैक्शन है ऑपोजिट जेंडर की तरफ बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स एग्जाम में एक टर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वो ये है कि एडम्स एप्पल क्या होता है। अभी हमने कुछ देर पहले देखा भी था कि जो बॉयज का लिरिंग्स होता है वो काफी ज्यादा विजिबल होने लगता है, वो काफी बड़ा सा दिखने लगता है, तो वही है एडम्स एप्पल। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोइंग बॉयज बॉक्स इन बॉयज that can be seen as protruding part of the throat is called Adam's apple, यानी कि वो जो बाहर दिखता है ना, विजिबल होता है जो लिरिंग्स थ्रोट की तरफ में, वो वो पोर्शन होता है एडम्स एप्पल, राइट। तो ये एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आ जाता है, तो आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कौन कौन से चेंजेस बॉयज और गर्ल्स के बीच में आने लगते हैं।
राइट। अब हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये वो टाइम पीरियड है जब हम एक मेल और एक फीमेल में डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस करना शुरू कर दें कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। उन्हीं कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यानी कि आप देखते हो कि जो मेल और फीमेल की बॉडी शेप होती है वो काफी डिफरेंट होती है, और उसी बॉडी शेप की वजह से हम पता कर पाते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो वो जो कैरेक्टर्स है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें मेल्स की या बॉयज की हम लोग बात करें, तो उनकी बॉडी के अंदर फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगती है, जैसे कि उनकी बियर्ड आने लगती है, मुस्टैचेस आने लगते हैं। इसके अलावा उनके जो आर्मपिट वाला एरिया होता है, चेस्ट के पास वाला जो एरिया होता है, प्यूबिक रीजन होते हैं, वहां पर हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है। इसके अलावा उनकी जो वॉइस है वो डीप होने लगती है, लो पिच वॉइस हो जाती है, यानी डीप वॉइस को हम लोग क्या बोलते हैं, लो पिच वॉइस बोलते हैं। इसके अलावा उनके मसल्स डेवलप होने लगते हैं, शोल्डर उनकी ब्रॉड होने लगते हैं, उनका वेट इंक्रीज होने लगता है। तो ये चेंजेस हैं, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस जो मेल के अंदर आने लगते हैं। तो ये क्या हो गए, ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो गए। अगर हम लोग फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनमें ब्रेस्ट का या जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं उनका डेवलपमेंट और एनलार्जमेंट होने लगता है। इसके अलावा सेम जो मेल के अंदर होता है, आर्मपिट वाला एरिया और जो प्यूबिक रीजन है वहां पर हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है। यहाँ पे क्या होता है कि बॉयज की तो डीप वॉइस हो जाती है, लो पिच वॉइस, लेकिन गर्ल्स की कैसी वॉइस होती है, हाई पिच वॉइस, जिसको हम श्रिल वॉइस कहते हैं। राइट। इसके अलावा हिप जो है वो ब्रॉड होने लगते हैं, पेल्विक रीजन जो है वो वाइड होने लगते हैं, उनके हिप एरिया पर फैट का डिपोजिशन होने लगता है। इसके अलावा ये वो टाइम पीरियड है जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हो जाती है। राइट। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मेल और फीमेल में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और इन्हीं कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन। यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और हार्मोन्स का क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हमें देखना होगा कि हमारे ग्लैंड्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है विद डक्ट और एक होता है विदाउट डक्ट, जिसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि डक्ट का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा ग्लैंड जिसकी शेप जो है वो ट्यूब लाइक शेप है, यानी ट्यूबुलर शेप है, ऐसी शेप को हम लोग बोलते हैं डक्ट। तो कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो ट्यूब की शेप में होते हैं, और कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो ट्यूब की शेप में नहीं होते। तो फ्रेंड्स, जो ट्यूब की शेप में ग्लैंड्स होते हैं यानी विद डक्ट जो ग्लैंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और जो विदाउट डक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनका काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स जो अपने प्रोडक्ट को ब्लड में रिलीज तो करते हैं लेकिन विदाउट डक्ट, क्योंकि इनमें डक्ट नहीं होती, डायरेक्टली क्या करते हैं, ब्लड में रिलीज करते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन में क्या था कि वो ट्यूब जैसी जो शेप है उसकी हेल्प से ब्लड स्ट्रीम में प्रोडक्ट को सीक्रेट कर रहे हैं। लेकिन एंडोक्राइन में क्या हो जाएगा, क्योंकि डक्ट है ही नहीं, तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में वो अपने प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं या सीक्रेट करते हैं। राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, ये वो सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ग्रुप है जो कि अपने हॉर्मोन्स को या जो भी प्रोडक्ट वो रिलीज कर रहे हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर रहे हैं विदाउट द हेल्प ऑफ डक्ट। राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन रेज होता है कि हॉर्मोन्स क्या हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो प्रोडक्ट रिलीज करते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं वो एक्चुअल में है क्या चीज। तो फ्रेंड्स, हॉर्मोन्स जो हैं वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो डक्टलेस ग्लैंड्स के थ्रू बॉडी में रिलीज किए जाते हैं, बॉडी में सिक्रेट किए जाते हैं। राइट। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू रिलीज किए जाएंगे, डक्टलेस ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज किए जाएंगे। और ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर या कहीं पर भी किसी भी लिविंग बीइंग में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है इनकी। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर ये हो जाएंगे तो इनके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, जिसको हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के हर एक चीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि ये हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं,
डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा रिप्रोडक्शन को भी ये कंट्रोल करने का काम करते हैं कि किसी भी पर्सन में फर्टिलिटी है या नहीं है। इसको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? हार्मोन्स का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ग्लैंड्स कितने टाइप के होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और हार्मोन्स किसे कहते हैं, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन्स और कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ग्लैंड से जो होते हैं ना वही हार्मोन रिलीज करते हैं, और कौन से ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं? जो विदाउट डक्ट होते हैं, विदाउट डक्ट जो होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ओवरी और टेस्टिकल्स। तो फ्रेंड्स ये ओवरी और टेस्टिकल्स जो हैं इनकी पोजीशन सेम है। ओवरीज जो होता है ये फीमेल के अंदर होता है और टेस्टिकल्स जो होते हैं ये मेल के अंदर होते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स इन्हीं सारे ग्लैंड्स को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो जो हार्मोन्स हैं अगर ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होंगे तो उसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, और अगर कम में होंगे तो भी उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये कहाँ पे होता है? ये ब्रेन के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है। जैसे कि आप इसकी लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रेन के जस्ट नीचे इस जगह पे। इसको और थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि ब्रेन के जस्ट बिलो में पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन होती है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स इसका काम क्या होता है? इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सब ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? वो इसी ग्लैंड का होता है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं, यानी जो हमारी हाइट बढ़ती है ना, हाइट किसी की कम रह जाती है, किसी की बढ़ जाती है, किसी की नॉर्मल रह जाती है, तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर आपको याद होगा हमने पिछली स्लाइड में ये चीज देखी थी कि जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं जब वो एडोलसेंस में आते हैं तो उनकी सडन हाइट इंक्रीज होती है, और उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि उनके लेग्स की और आर्म्स की जो बोन्स हैं वो बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगती हैं। तो वो जो बोन्स इंक्रीज हो रही हैं उसको डेवलप करने के पीछे किस हार्मोन का कंट्रोल है? वो है ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, राइट। तो फ्रेंड्स ये चीज याद रखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे होती है? जस्ट बिलो द ब्रेन। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज, राइट। तो फ्रेंड्स अगर ये जो हार्मोन है अगर ये लेस क्वांटिटी में रिलीज होगा तो जो पर्सन है वो ड्वार्फ रह जाएगा, यानी बौना रह जाएगा, यानी उसकी हाइट बहुत कम रह जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये हार्मोन रिलीज हो रहा है तो इंसान जो है या पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, यानी नॉर्मल से भी ज्यादा हाइट निकल जाएगी। तो इसीलिए जो हॉर्मोन्स होते हैं ये एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में रिलीज होने चाहिए, ना ये ज्यादा होने चाहिए ना ये कम होने चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। रीजन क्या है? कि जितनी भी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करने का काम इसी ग्लैंड का होता है, राइट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ग्लैंड जिसमें हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, कि थायराइड ग्लैंड क्या काम करता है। तो फ्रेंड्स थायराइड ग्लैंड जो है वो थ्रॉड रीजन में लोकेटेड होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये थ्रॉड ग्लैंड थ्रॉट वाले रीजन में लोकेटेड है, राइट, इस जगह पे। तो फ्रेंड्स ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये करता है थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? इसमें होता है आयोडीन। तो फ्रेंड्स आपने बहुत बार सुना होगा कि आयोडीन बच्चों के ब्रेन के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना ये बच्चों की ग्रोथ में, उनके मेटाबॉलिज्म के रेट में, रेस्पिरेशन की फंक्शनिंग में, इन सब चीजों को पूरा कंट्रोल करने का काम जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन का ही होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी बच्चों के अंदर तो क्या होगा? उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी और उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं क्रेटिनिज्म, राइट।
तो फ्रेंड्स आपने ये चीज सुनी होगी कि बच्चों के मेंटल ग्रोथ के लिए आयोडीन का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए उनको वो जो व्हाइट सॉल्ट होता है वो खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन वो भी एक लिमिट में। और आयोडीन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? वो होता है थायरोक्सिन का, क्योंकि थायरोक्सिन के अंदर क्या होता है? आयोडीन। तो बच्चों में अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है और उनका मेंटल डेवलपमेंट भी रुक जाता है। तो आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनका ब्रेन उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो एक छोटे से बच्चे की तरह उनका ब्रेन रह जाता है। उसके पीछे का कारण ही ये है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर एडल्ट्स में थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है कि जो नेक वाला एरिया होता है ये पूरा का पूरा स्वेल्ड हो जाता है और बहुत ज्यादा स्वेल्ड हो जाता है, तो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं गॉइटर। तो फ्रेंड्स अगर बड़े लोगों के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी परेशानी आएगी? उनको गॉइटर की परेशानी आएगी, राइट। इसके अलावा अगर थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो पर्सन का वेट बहुत तेजी से लूज होने लगेगा और इसके अलावा जो रेस्पिरेशन का रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो जो हार्मोन रिलीज करते हैं ना बहुत ज्यादा रिलीज होने चाहिए ना बहुत ज्यादा कम रिलीज होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन जो है वो खतरनाक हो सकती हैं। तो हमेशा ये एक बैलेंस्ड अमाउंट में ही रिलीज होनी चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये दो ग्लैंड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। पहला वाला कौन सा था? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और दूसरा था थायराइड ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन। और थायराइड ग्लैंड कौन सा रिलीज करता है? थायरोक्सिन हार्मोन, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ जिसका नाम है पेनक्रियाज। तो फ्रेंड्स पेनक्रियाज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेनक्रियाज की लोकेशन पहले देखते हैं कि पेनक्रियाज कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो फ्रेंड्स पेनक्रियाज स्टमक के जस्ट बिलो लोकेटेड होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये पेनक्रियाज, ये वाला। तो स्टमक के जस्ट नीचे वाला पोर्शन जो है ये है पेनक्रियाज। और इसके अलावा फ्रेंड्स पेनक्रियाज जो है ये दोनों ही ग्लैंड्स का काम करता है, यानी ये एक्सेप्शनल है। ये एक्सोक्राइन भी काउंट होता है और ये एंडोक्राइन में भी काउंट होता है, राइट। तो इसका एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एक्सेप्शन है, यानी जो दोनों है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, राइट। तो पेनक्रियाज है और पेनक्रियाज की लोकेशन कहाँ पर थी? स्टमक के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है। इसके अलावा ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है इंसुलिन। इंसुलिन के अलावा भी कुछ और हार्मोन्स रिलीज करता है पेनक्रियास, जिसको हम अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, जो बड़ी क्लासेस होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस क्लास में आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि पेनक्रियास सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन रिलीज करता है वो है इंसुलिन हार्मोन। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है? ये बॉडी के शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी बॉडी के अंदर शुगर जो है वो कितनी अमाउंट में होना चाहिए उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन हार्मोन, राइट। तो फ्रेंड्स अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उस पर्सन को डायबिटीज की दिक्कत हो सकती है, यानी जिस भी पर्सन के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी होने लगेगी तो वहां पर डायबिटीज की टेंशन बढ़ने लगती है, यानी कि डायबिटीज यानी शुगर या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी या शुगर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और दोनों ही केसेस गलत होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस्ड अमाउंट में शुगर का होना बहुत जरूरी है, राइट। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको याद रखनी है कि पेनक्रियास दोनों ही ग्लैंड्स में शामिल होता है, एक्सोक्राइन में भी और एंडोक्राइन में भी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है और इसका काम क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का इसका काम होता है शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, राइट। यानी कि ये हमारी बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, ना तो ये बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पेनक्रियास समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो फ्रेंड्स एड्रिनल ग्लैंड जो है नॉर्मली ये दो होते हैं नंबर में, यानी कि दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो कि कहाँ पे होते हैं? किडनीज के, जो हमारी दोनों किडनीज हैं उनके ऊपर की तरफ लोकेटेड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये, और यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये और ये। तो ये एड्रिनल ग्लैंड है जो दोनों किडनीज के ऊपर लोकेटेड है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है एड्रेनलिन हार्मोन। ये आपको याद रखना है हार्मोन का नाम, ये इसके खुद के नाम से ही बना हुआ ये हार्मोन का नाम। एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करेगा एड्रेनलिन हार्मोन।
और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है, ये हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है, हमारी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, हमारी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में मिनरल बैलेंसेस को बनाकर रखता है। तो फ्रेंड, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो तो आप मुश्किल से मुश्किल काम कर लेते हो, या फिर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, कई बार बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, बहुत ज्यादा अलग सा महसूस होने लगता है, तो वो सारे बॉडी के जो हमारे इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी एड्रिनल ग्लैंड का ही होता है। क्योंकि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है एड्रेनलिन हार्मोन, राइट। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है वो है ओवरीज एंड टेस्टिस। अब ओवरीज जो होता है ये होता है फीमेल के अंदर, और टेस्टिस जो होता है ये होता है मेल के अंदर। दोनों की लोकेशन दोनों में सेम है, यानी मेल के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी और फीमेल के अंदर भी उसी जगह पर ही लोकेशन होगी, राइट। तो फ्रेंड्स, टेस्टिस जो है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। और ओवरीज जो रिलीज करता है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शंस की, तो एस्ट्रोजन हार्मोन अगर बहुत ज्यादा रिलीज होगा या बहुत कम रिलीज होगा तो उस सिचुएशन में फीमेल के अंदर जो एवरी मंथ एक एग मेच्योर होता है, उस एग की मेच्योरिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी। और अगर टेस्टिस कम हार्मोन रिलीज करने लगेगी, टेस्टोस्टेरोन, तो इसकी वजह से जो स्पर्म का काउंटडाउन है वो कम हो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा हार्मोन तो भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। तो ये जो हार्मोन्स है ना, ये एक अमाउंट में ही हमारी बॉडी में रिलीज होने चाहिए। अगर ये आउट ऑफ लिमिट जाएंगे, या तो कम हो जाए या चाहे वो ज्यादा हो जाए, तो दोनों ही प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, और उनके कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके फंक्शंस क्या होते हैं। और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं और जो फ्रॉग्स होते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करने में हार्मोन्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमने देखा कि इंसानों की बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऐसे ही इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स की लाइफ में भी हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फ्रेंड्स, आपने कैटरपिलर के बारे में तो सुना होगा। कैटरपिलर, जिसको हम सिल्क वॉर्म भी कह देते हैं कई बार, ये जो कैटरपिलर होता है ना, इसको एडल्ट बनने के लिए बहुत सारी स्टेजेस से होकर निकलना पड़ता है। और ऐसे ही एक टेडपोल जो होता है, उसको भी बहुत सारी स्टेजेस को पार करना पड़ता है एक फ्रॉग बनने के लिए, राइट। तो अब हम पहले देखते हैं कि मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें लार्वा या कैटरपिलर एक एडल्ट बनने की प्रक्रिया, यानी एक प्रोसेस में चलता है, एक डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से होकर निकलता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है ना उनकी बॉडी में चेंजेस आने का, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है ना मेटामॉर्फोसिस का, ये इंसेक्ट की बॉडी के अंदर इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें कि जो फ्रॉग बनने का जो प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस में, ये थायरोक्सिन हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है। फ्रेंड्स, हमने हमारी पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि जो थायराइड होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। और हमने ये भी देखा था कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इसके अंदर आयोडीन होता है। और आयोडीन जो होता है बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो अगर बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा तो उनका मेंटल डेवलपमेंट रुक जाएगा, एज के साथ उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर बड़ों में कमी होगी तो उनको गॉइटर की प्रॉब्लम होती है, राइट। हमने ये चीज पढ़ ली थी। लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन का फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात पता होगी कि जो फीमेल फ्रॉग होती है वो पानी के अंदर अपने एग ले कर देती है, चलते हुए पानी में अपने एग ले करती है, और ये हंड्रेड्स ऑफ एग ले करती है एक बार में। और फिर जो मेल फ्रॉग होता है वो उसी पानी में अपने स्पर्म रिलीज करता है। और जब वो उसमें अपने स्पर्म रिलीज करता है तो वो जो स्पर्म है वो जाके एग को फर्टिलाइज करना शुरू करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्स को, राइट। और धीरे धीरे जब वो स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देते हैं तो वो बन जाता है जाइगोट। और ये जो जाइगोट है फिर ये डेवलप होता है एम्ब्रियो में, राइट। एम्ब्रियो में हमने देखा था कि ये डेवलप होना स्टार्ट होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो एम्ब्रियो है ये बन नहीं पाएगा अगर उस पानी में, जिस पानी में जो फीमेल फ्रॉग थी, अब जिसने अपने एग ले किए थे, उस पानी में अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, ये एग के एग रह जाएंगे, यानी कि ये आगे एडल्ट बन ही नहीं पाएंगे। तो
थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि पानी के अंदर अगर आयोडीन की कमी हुई तो वो फ्रॉग कभी भी एडल्ट नहीं बन पाएगा, वो फ्रॉग कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। राइट, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री में थायरोक्सिन हार्मोन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जब एक लार्वा या एक कैटरपिलर एक एडल्ट बनने के प्रोसेस से गुजरता है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। राइट, इसके अलावा फ्रेंड्स हम एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन की बात भी करते हैं, वो है FSH, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। और ये जो हार्मोन है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही रिलीज होता है। और इस हार्मोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, हमने ये तो देखा था कि हर महीने फीमेल के अंदर एक एग मेच्योर होता है और मेल की टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होते हैं। लेकिन ये जो एग है और ये जो स्पर्म है ना, ये बन नहीं पाएंगे, मेच्योर नहीं हो पाएंगे अगर FSH हार्मोन नहीं होगा। अगर ये कम क्वांटिटी में होगा तो ओवा कभी भी मेच्योर नहीं हो पाएगा और स्पर्म कभी भी फॉर्म नहीं हो पाएंगे, ये बन ही नहीं पाएंगे टेस्टिस के अंदर। राइट, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पोजीशन ह्यूमन बॉडी में कहाँ होती है, या पोजीशन को हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं टारगेट साइट। टारगेट साइट यानी कि हार्मोन एक पर्टिकुलर साइट पे जाके जब अपना काम करना स्टार्ट करते हैं ना, अपना फंक्शनिंग करना शुरू करते हैं, तो उसी साइट को बोलते हैं टारगेट साइट। जैसे कि ये एक ऑर्गन भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, यानी हार्मोन को जहां भी पहुंचना है, सेल में पहुंचना है, टिश्यू में पहुंचना है, ऑर्गन पे पहुंचना है और वहां पे जाके अपना काम करना स्टार्ट करना है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं टारगेट साइट। राइट, अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और रही बात पोजीशन की कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पोजीशन कहाँ होती है, तो वो हमने अभी हमारी पिछली स्लाइड्स में कवर कर लिया है। राइट, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि जो ह्यूमंस की लाइफ होती है उसमें रिप्रोडक्टिव फेज जो आता है उसको किस किस टर्म से हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पिछली स्लाइड्स में ये चीज देखी थी कि जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी जल्दी आती है बॉयज के कंपैरिजन में। राइट, तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो जल्दी शुरू होता है, यानी प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होता है और लगभग 45 टू 50 ईयर्स की एज तक वो रहता है। उसके बाद में ये जो प्रोसेस है ये क्लोज हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो उन टर्म्स को हम क्या क्या बोलते हैं, अभी हम इनको हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओव्यूलेशन की, कि ओव्यूलेशन क्या है। तो फ्रेंड्स एवरी मंथ ओवरी से एक एग रिलीज होने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। राइट, नॉर्मली हमने देखा था ना कि ओवरी के अंदर हर एक मंथ एक एग प्रोड्यूस होता है, एक एग मैच्योर होता है, और ये जो प्रोसेस है ना इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। राइट, फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट टर्म है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कैसे होती है, हमने देखा ओव्यूलेशन का प्रोसेस। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि एवरी मंथ एक एग मैच्योर होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या होता है कि यूट्रस की जो वॉल होती है ना वो काफी थिक हो जाती है ब्लड की वजह से, यानी ब्लड लाइंस जो होती हैं, वेसल्स जो होती हैं, वो यहाँ पर काफी सारे ब्लड लेके आती हैं, जिसकी वजह से ये जो लाइन होती है ना थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। राइट, तो ये क्यों होती है कि अगर सपोज ये जो एग मैच्योर हुआ अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको यहाँ पर इजीली रख के, यानी ट्रांसप्लांट करके उस एग को इजीली एज अ बेबी की जैसे ग्रोथ होती है वहां पर वो बेबी की ग्रोथ आराम से हो सके, इसलिए ये होता है। तो वही प्रोसेस है प्रेगनेंसी का कि ओव्यूलेशन के दौरान एक एग मैच्योर हुआ, अगर उस एग को फर्टिलाइज कर दिया जाता है, यानी कि स्पर्म के थ्रू उस ओवम को, उस एग को अगर फर्टिलाइज कर दिया गया, तो फिर वो जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी। और वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इन्हीं वॉल के आसपास, यानी यूट्रस की जो वॉल होती है इसी वॉल के पास में अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है और वहां पे एज अ बेबी, नॉर्मल बेबी की तरह वो ग्रोथ करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी। राइट, हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि ओव्यूलेशन के दौरान एक एग जो है वो मेच्योर होता है, अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा प्रेगनेंसी। और अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो एग है ये यूट्रस की इनर जो सॉफ्ट लाइनिंग होती है, सॉफ्ट इनर लाइनिंग होती है, हमने देखा था वो थिक हो जाती है।
तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो तो बन गया प्रेगनेंसी, लेकिन जब ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये वेजाइना के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है बॉडी से बाहर इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, राइट। और ये जो प्रोसेस है ये हर महीने का प्रोसेस है, यानी 28 से 30 दिन के दौरान पे ये हर महीने ये होता है और लगभग 3 to 5 डेज तक ये प्रोसेस चलता है। तो बॉडी से उस एग का वेजाइना के थ्रू ब्लड की फॉर्म में रिलीज हो जाने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म्स की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे मेनार्की के बारे में और मेनोपॉज के बारे में। कि मेनार्की क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट फ्लो होता है ना, पहला फ्लो यानी फर्स्ट टाइम जो फ्लो होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उस फ्लो को बोलते हैं मेनार्की, राइट। और मेनोपॉज, पॉज का मतलब पता ही है कि इसका मतलब होता है क्लोज। तो फ्रेंड्स विमेन के अंदर या फीमेल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो फर्टिलिटी है वो लूज हो जाती है, यानी कि बेबी को बियर करने की जो एबिलिटी है वो लूज हो जाती है। और वो टाइम पीरियड कौन सा होता है कि जब मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाता है। तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो 45 to 50 ईयर्स की एज में रुक जाता है और इसी टाइम पीरियड को बोलते हैं मेनोपॉज। और फ्रेंड्स ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन था हमारा वो पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन प्रॉपर रिलीज हो रहे हैं, एक बैलेंस में रिलीज हो रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसका फ्लो बहुत सही रहेगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी ज्यादा या बहुत कम रिलीज होने लगे तो उससे प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये एक फीमेल के हेल्दी होने की निशानी है, ये बीमारी का कारण नहीं है। नॉर्मली बहुत सारे मिथ होते हैं कि ये कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है और इसको एक टैबू की तरह देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, जिसके ऊपर खुलकर बात नहीं की जाती है। जबकि ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, एक नेचुरल चीज है जिसके ऊपर खुलकर बात होनी चाहिए। और अगर ये फ्लो जो है ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये है कि ये फीमेल जो है वो काफी हेल्दी है, ये उसकी हेल्थ को शो करता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि एक बेबी का सेक्स किस तरीके से डिटरमाइन होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो बच्चा है वो बेबी बॉय बनेगा या बेबी गर्ल बनेगा, राइट। तो फ्रेंड्स हमने हमारे लास्ट चैप्टर के अंदर ये देखा था कि जायगोट किस तरीके से फॉर्म होता है, यानी एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। जब दोनों का फ्यूजन होता है तो एक नया सेल क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं जायगोट, राइट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फ्रेंड्स ये जायगोट जो है ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है। और हमने देखा था कि एक जो सेल होता है उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने देखा था हमारे 8 चैप्टर सेल के अंदर कि ये जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, अंदर जेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, और ये होता है न्यूक्लियस। और हमने न्यूक्लियस का देखा था कि पूरे सेल का जो कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियस के हाथ में होता है, न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स हमेशा क्या होते हैं, ये पेयर में होते हैं और ये जीन्स कैरी करते हैं, यानी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को बच्चे में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो जीन्स के थ्रू होता है, राइट। तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर या जो न्यूक्लियस होता है हर एक ह्यूमन सेल के अंदर, उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पे हम पेयर की बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं उसके 23 पेयर हैं। अगर नंबर की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल होते हैं ना, उन दोनों के सेल्स के अंदर यानी जो उनकी बॉडी में सेल है उसमें 22 पेयर तो सेम होते हैं, लेकिन जो 23rd पेयर होता है ना उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ये 23rd पेयर दोनों में अलग अलग होता है। मेल के अंदर ये होता है एक्स वाई और फीमेल के अंदर होता है ये एक्स एक्स, यानी फीमेल के अंदर होगा ये एक्स एक्स क्रोमोसोम और मेल के अंदर होगा ये एक्स वाई क्रोमोसोम। अब जिस टाइम पर फ्यूजन होता है तो ये डिसाइड होता है मेल के थ्रू कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। सपोज करो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मेल ने वाई क्रोमोसोम जो है वो फीमेल को ट्रांसफर किया, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। तो जब एक्स वाई बन गया तो ये किसको डिनोट करता है, एक्स वाई डिनोट करता है मेल को, यानी बेबी बॉय क्रिएट होगा। अगर फ्यूजन के दौरान मेल ने फीमेल को एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर किया तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स बन जाएगा, क्योंकि फीमेल के पास तो ऑलरेडी एक्स है ही, और एक्स क्रोमोसोम मेल ने ट्रांसफर कर दिया तो एक्स एक्स बन गया। तो इससे क्या डिसाइड होगा कि जो बच्चा होगा वो बेबी गर्ल होगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है एक मेल के ऊपर कि वो कौन सा वाला क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफर कर रहा है फीमेल को, और वहीं से डिसाइड होता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी।
और फ्रेंड्स ये जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, मतलब एक ही क्रोमोसोम होगा, या तो एक्स होगा या वाई होगा। तो कौन सा वाला जो स्पर्म है वो फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर रहा है, यहाँ डिसाइड होगा। अगर वो एक्स क्रोमोसोम का स्पर्म है तो एक्स एक्स बन जाएगा तो फीमेल, और अगर वाई क्रोमोसोम का स्पर्म है तो वाई एक्स बन जाएगा, यानी एक्स वाई बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, बेबी बॉय बन जाएगा। तो ये एक मिथ है कि फीमेल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है एक मेल के ऊपर, और नेचुरली देखा जाए तो इन दोनों का ही कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। तो ये जो हर चीज के लिए फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि सिर्फ नॉर्मली बहुत सारे पुराने विचारों के जो घर होते हैं वहां पर ये चीज बोली जाती है कि जो गर्ल्स पैदा हो रही हैं वो बिकॉज ऑफ दिस विमेन हो रही हैं, यानी महिला की वजह से हो रही हैं, और उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो उसमें उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। यहाँ तो फिर टॉर्चर करना चाहिए मेल को, और देखा जाए तो दोनों की कोई गलती नहीं है। ये सब चीजें जो है वो नेचुरल है, तो हमको इस चीज में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए कि गर्ल है या बॉय है, दोनों आज के टाइम पे इक्वल है, राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कि ये क्या चीज है। तो फ्रेंड्स नॉर्मली एक पर्सन को हेल्दी कब कहा जाता है, जब वो कुछ पर्टिकुलर चीजों से फ्री हो, जैसे कि उसकी बॉडी में कोई बीमारी ना हो, वो उसको कोई भी सोशल और फिजिकल टेंशन ना हो। यानी अगर टेंशन भी है ना तो भी उस पर्सन को हेल्दी नहीं कहा जाता, क्योंकि वो मेंटली कहीं ना कहीं परेशान है, राइट। इसके अलावा कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो उसको, और फिजिकली हैंडीकैप ना हो। अगर ये चारों चीज किसी पर्सन के अंदर नहीं है तो उस पर्सन को हेल्दी कहा जाता है। और हमें यहाँ पर जानना है कि जो एडोलसेंट्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स क्या क्या होती हैं। यानी कि एडोलसेंट्स क्योंकि ग्रोइंग फेज में होते हैं तो उनको बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तभी उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और अगर हमें चाहिए कि एडोलसेंट्स जो है उनकी रैपिड ग्रोथ हो और डेवलपमेंट अच्छा हो, तो उनकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनकी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें प्लेंटी ऑफ मिल्क होना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स होने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए। उसमें अगर जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो एग मीट और फिश वगैरह लें, इससे प्रोटीन प्रॉपर मिल जाता है। इसके अलावा जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। जो एक्सपोज्ड फूड होते हैं, यानी खुले हुए खाने रखे हुए होते हैं बाहर स्टॉल्स के ऊपर, या फिर जो बासा खाना होता है उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी हेल्थ पे, उनकी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा गलत असर पड़ सकता है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है एडल्ट की प्रॉपर ग्रोथ के अंदर। और इसमें क्या है, इसमें हमारे पांचों मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो कंप्लीट अमाउंट में होने चाहिए। जब भी एक थाली रेडी की जाती है तो उसके अंदर ये पांचों न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें जो हैं ये कंप्लीट अमाउंट में होनी चाहिए। इसके अलावा जो रफेज होते हैं जैसे वाटर हो गया, जूस हो गया, दूध वगैरह, ये सारी की सारी चीजें भी प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए, क्योंकि जो रफेज होते हैं ये फूड को डाइजेस्ट करने में अच्छी हेल्प करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें एक एडल्सेंट की थाली के अंदर होनी चाहिए, पांचों मेजर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अगर ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको बचपन से दिए जा रहे हैं या एडल्सेंट की फेज में दिए जा रहे हैं किसी भी एडल्सेंट को, तो उसकी ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं और न्यूट्रिशनल नीड्स क्या क्या हैं एडोलसेंट्स की। अब हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में, कि जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको अपनी पर्सनल हाइजीन पर बहुत फोकस करना चाहिए, और सिर्फ एडोलसेंट्स ही नहीं, हर एक पर्सन को अपनी पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है मेंटेन करना, क्योंकि इस टाइम पर हमारे स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा अमाउंट में स्वेट रिलीज होने लगता है, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से क्लीनलीनेस रखी जाए। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी प्रॉपर क्लीननेस रखनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को क्लीन करना चाहिए, डेली बाथ लेना चाहिए, डेली नहाना चाहिए। इसके अलावा अपने हाथ को खाने से पहले, खाने के बाद जरूर वॉश करना चाहिए। अपने नेल्स को ट्रिम रखना चाहिए, उनको क्लीन करना चाहिए रेगुलर। इसके अलावा अपने टीथ को, अपने माउथ को खाने से पहले और खाने के बाद में जरूर क्लीन करना चाहिए। अपने कपड़े जो हैं, स्पेशली अंडर गारमेंट्स जो हैं, डेली चेंज करने चाहिए, क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा क्लीन टॉयलेट्स जो हैं उनको डेफिकेशन के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन होता है। अगर आप गंदे टॉयलेट्स को यूज करें तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओपन फील्ड्स में डेफिकेट नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये कुछ तरीके हैं पर्सनल हाइजीन के, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं।
इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज भी इस टाइम पर बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इस टाइम पर फिट रहना और फाइन रहना बहुत जरूरी है। इस टाइम पर मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है एडोलसेंट के टाइम पे। और फिजिकल एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, ये सिर्फ एडोलसेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए होना चाहिए। सभी लोग इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं अगर उनको फिट रहना है और हेल्दी रहना है तो फिजिकल एक्सरसाइज में क्या है कि डेली फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए। इसके अलावा एक ब्रिस्क वॉक यानी तेज तेज चलना, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, डांसिंग, ये बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की हैबिट को बनाना चाहिए कि डेली कम से कम मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की जाए। इससे बॉडी जो है वो काफी एक्टिव रहती है। इसके अलावा जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स है ना, उनको आउटडोर गेम ज्यादा खेलने चाहिए, क्योंकि उनको फ्रेश एयर जो है वो उनको काफी ज्यादा फिट एंड हेल्दी रखती है और उनकी बॉडी भी काफी एक्टिव रहती है, क्योंकि आउटडोर गेम्स जो है वो भी एक फिजिकल एक्सरसाइज का ही पार्ट है। राइट, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपनी पर्सनल हाइजीन रख सकते हैं और कैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करके फिट रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं से नो टू ड्रग्स एंड अल्कोहल्स। तो फ्रेंड्स, ये जो एडोलसेंस का टाइम पीरियड है ना, कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड में ट्रांजिशन का टाइम पीरियड होता है, यानी जो बच्चे हैं वो बड़े बनने के दौर में शामिल हो चुके हैं, एडल्ट बनने के दौर में शामिल हो चुके हैं। तो ये जो यंग एडोलसेंट्स होते हैं ना, ये इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होते हैं और इनके अंदर बहुत जल्दी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, कंफ्यूजन, ये सब चीजें रेगुलर आती रहती हैं, ये जो एडोलसेंट्स होते हैं इनके इनके दिमाग के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होने लगते हैं कि कोई मुझे ऐसे ना बोल दे, कोई मुझे वैसे ना बोल दे, मुझे इस तरीके से तैयार होना चाहिए, मैं सुंदर दिखूं, ये सब चीजें ना इनके अंदर इस टाइम पे आ रही होती हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। तो इस टाइम पर इन सब चीजों से बचने के लिए ना वो गलत आदतों में फंस जाते हैं, कभी फ्रेंड्स की वजह से, कभी सोसाइटी की वजह से, या कभी कहीं से कुछ देख लिया, पढ़ लिया, आधा दूरों सुन लिया, तो बहुत सारी गलत चीजों में फंस जाते हैं। तो वो ड्रग्स लेने लगते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए और उनके फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक चीज साबित हो सकती है। नॉर्मली क्या होता है कि फ्रेंड्स के संगत में रह के फ्रेंड्स बोलते हैं एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना चाहिए हर चीज, ये जो कॉन्सेप्ट चला है कि हर एक चीज लाइफ में एक बार ट्राई करनी चाहिए, तो कई बार क्या होता है कि ये जो एक बार ट्राई करने का जो तरीका है ना, उससे वो चीज हैबिट बन जाती है और धीरे धीरे वो गलत हैबिट जो है वो हमारे अंदर पड़ने लगती है और वो हैबिट इतनी ज्यादा अंदर तक बैठ जाती है कि उसको छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ड्रग्स कुछ इसी तरीके के हैं, ये एक तरीके का नशा होता है और एक बार अगर आप इसको लेना स्टार्ट करते हैं तो इसको छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यंग एडल्ट हैं, इमोशनली वल्नरेबल वैसे ही हैं वो, तो उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वो गलत चीजों में फंस जाते हैं, अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। तो वंस दे टेक इट दे फील लाइक टेकिंग इट अगेन एंड अगेन, उनको लगता है कि एक बार ले लेते हैं तो बार बार लेने का मन करते हैं कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, और वो इसके हैबिचुअल हो जाते हैं और अपनी हेल्थ और अपनी लाइफ को हमेशा के लिए रूइन कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी दोस्त, सोसाइटी या कोई भी आसपास के लोग आपको गलत चीजों की तरफ फोर्स कर रहे हैं, तो आपको नो कहना आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसको हर कोई नहीं कह सकता। ये देखने में इजी है लेकिन बोलने में सबसे डिफिकल्ट चीज है ये नो। तो से अ बिग नो टू ड्रग्स। अगर आपको कोई फोर्स करता है तो उसको बोलो नो, आई वोंट टेक इट, आई कांट टेक इट। राइट, और इस तरीके से आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप अपने बड़ों से उस चीज को शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर से शेयर करें, हो सकता है आपको सोल्यूशन अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों से शेयर करेंगे किसी प्रॉब्लम को, तो जितनी जानकारी आपको है ना, उतनी ही जानकारी आपके दोस्तों को है, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, यानी कि पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, और तब भी आपके ट्रैप होने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। तो जरूरी है कि कोई परेशानी है तो बड़ों से शेयर करें, या जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं किसी बड़े के ऊपर, उनके साथ शेयर करें, बजाय इन गलत चीजों में फंसने की। राइट, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ड्रग्स एंड अल्कोहल जो है किसी भी बच्चे की लाइफ को खराब कर सकते हैं। तो से अ बिग नो टू द ड्रग्स एंड अल्कोहल्स। राइट, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स जो है आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और फ्रेंड्स, ये जो एड्स है ये एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है HIV। आपने सुना होगा ना कि जब बीमारी को हम लोग रिकॉग्नाइज करवाते हैं या फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं तो उस टाइम पर लिखा होता है कि HIV पॉजिटिव या HIV नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि HIV वायरस नेगेटिव का मतलब ये है कि वायरस बॉडी के अंदर नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो वायरस बॉडी के अंदर है। और फ्रेंड्स, ये जो HIV वायरस होता है ना,
ये हमारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म यानी जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना, उसके ऊपर अटैक करता है और उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फ्रेंड्स ये बात आप जानते हैं कि जैसे ही हमारी इम्यूनिटी ब्रेक हुई, हमारी बॉडी में बीमारियां लगने लगेंगी और वो जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जाएंगी, क्रोनिक बन जाएंगी, क्योंकि इम्यूनिटी है नहीं इनको खत्म करने के लिए, और वो क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती हैं और धीरे 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 इंसान जो है कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। राइट, तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है और इसका अभी तक पूरे तरीके से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है। अब हम देखते हैं कि एड्स फैलने के पीछे के कारण क्या हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला कारण तो ये है कि सिरिंज की जो नीडल होती है, अगर उसको शेयर कर लिया जाए तो उससे भी एड्स फैलता है। सपोज करो कि कोई एचआईवी पॉजिटिव पर्सन है, राइट, एक एचआईवी पॉजिटिव पर्सन है और उसको ब्लड या ब्लड दिया गया या फिर उसको कोई मेडिसिन जो है उसकी बॉडी में डाली गई विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। अब उसी नीडल को किसी नॉर्मल पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया, तो इसका जो वायरस है वो इस नीडल के ऊपर आ चुका है। तो ये जो नीडल है जब हम इस पर्सन की बॉडी में डालेंगे तो इस पर्सन की बॉडी में भी ये वायरस जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस पर्सन को भी एचआईवी पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टिंग पर्सन, यानी जो इन्फेक्टिंग पर्सन है उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटीमेसी क्रिएट हो रही है और वो प्रोटेक्शन उसमें यूज नहीं हो रहा है, तो वहां से भी एड्स जो है वो फैल सकता है। इसके अलावा एक इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड है वो किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर कर दिया जाए, उसमें ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, तो इस तरीके से भी एड्स फैल सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में भी वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। इसके अलावा एक इन्फेक्टेड मदर इन्फेंट को फीडिंग करवाती है तो उससे बच्चे के अंदर भी एचआईवी वायरस जो है वो पास हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट वेज जिसकी वजह से एड्स जो है वो फैल सकता है। तो बैठने से, साथ बैठने से, साथ खाने से, साथ घूमने से ये बीमारी नहीं फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ये वायरस है जो ब्लड के थ्रू नॉर्मली कैरी होता है या फिर सीमेन के थ्रू या इस तरीके की चीजों के थ्रू ये कैरी होता है, तो इस तरीके से बीमारी फैलती है। लेकिन ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, साथ खाने से, घूमने से बीमारी नहीं फैलती। राइट, तो ये एक मिथ है। तो हमने अभी देख लिया कि एड्स क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं। जब हमने कारण देख लिया, हमें देखना होगा प्रिवेंशन क्या है। तो फ्रेंड्स, कॉजेस से ही प्रिवेंशन निकलते हैं। हमें पता है कि कारण क्या क्या है फैलने के, तो उन कारणों को अवॉइड करो, दैट इज प्रिवेंशन। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्पोजेबल सिरिंज यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ही ब्लड खरीद सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड ब्लड बैंक जो होते हैं वो प्रॉपर चेक करके ब्लड को स्टोर करते हैं। राइट, इसके अलावा एक सेफ एंड प्रोटेक्टेड सेक्स होना चाहिए, यानी अगर जो फिजिकल इंटीमेसी है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। इसके अलावा जो एचआईवी इन्फेक्टेड मदर है उसको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा अपने पार्टनर के लिए हमेशा फेथफुल रहना चाहिए। तो दीज आर द सम प्रिवेंशन जिसकी हेल्प से एड्स से बचा जा सकता है। राइट, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एड्स फैलता है, क्या उसके कारण होते हैं और कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट हमसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पर पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउट हमसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पेज पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, जो कि अब एक्स बन चुका है, यहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी है civilsection2018@gmail.com, यहाँ पर भी अपने डाउट हमें भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.civilsection.com, अब अपने डाउट यहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।